तो जी चलते हैं। हाँ होना चाहिए एक रिव्यू थोड़ा। हाँ ठीक है ज़रूर। अच्छा जैसे कि मैंने अभी रिव्यू करवाया आप लोगों से कि आप लोग जैसे ही यहाँ इस प्रॉम्प्ट पे पहुँचे लिनक्स के, तो कोशिश करें कि लिनक्स के प्रॉम्प्ट के ऊपर ही इस तरह यूज़र नेम साथ में पासवर्ड नहीं लिखा करें इस तरह, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट लॉगिन हो गया, लेकिन इसमें क्या मसला है कि आपका जो है हिस्ट्री मेंटेन होती है लिनक्स के ऊपर, क्योंकि ये अब लिनक्स के उसके इंटरफेस के ऊपर टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है। अब जैसे ही मैंने पासवर्ड यहाँ पे जैसे ही नहीं दिया, इसने खुद ब खुद प्रॉम्प्ट कर लिया। अब प्रॉम्प्ट के थ्रू आप पासवर्ड जब दोगे तो आसपास के एनवायरनमेंट किसी को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि पासवर्ड जो है वो प्रॉम्प्ट में दीजिए। क्यों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये लिनक्स की कमांड चलाता हूँ हिस्ट्री, तो हिस्ट्री में चीज़ें मेंटेन हो रही होती हैं कि आपने क्या क्या चलाया। कुछ एक यूज़र और था यूसुफ, जिसका पासवर्ड ही था, तो इस चीज़ से बचने के लिए प्रॉम्प्ट में पासवर्ड दीजिए, कमांड लाइन में पास मत कीजिए, ठीक है। कोई और बंदा आके देखेगा हिस्ट्री में, वो भी देख सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इसके अलावा आप चलते हैं डेटाबेस के अंदर। स्कॉट, अब मैं किस यूज़र से लॉगिन हूँ, शो यूज़र, ठीक है। मैं इसलिए यहाँ पे पासवर्ड प्रॉम्प्ट नहीं करवा रहा, लेकिन साथ में पास कर रहा हूँ क्योंकि ट्रेनिंग है जस्ट, तो मुझे तो कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। शो यूज़र में आप देखेंगे कि उसने यूज़र बता दिया, लेकिन अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आप सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम डुअल यूज़ करें, क्योंकि इसका आउटपुट जो होगा ना वो सिर्फ एक ही वर्ड है, और उसका क्या है, यूज़र इज़, फिर डबल कोड में स्क्वाट। जब आपको प्रोग्रामिंग में सिर्फ यूज़र का नाम चाहिए तो ये ज़्यादा मौजूद रहेगा। जैसे कि मैं कहता हूँ सेट हेडिंग ऑफ, और मैं दोबारा वही क्यूरी चलाता हूँ। वही सेम क्यूरी चलाने के लिए क्या होता है, रन। लेकिन याद रखें, रन क्या चलाएगा, जो लास्ट बफर में स्टोर जो क्यूरी होगी उसी को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब लास्ट मुझे नहीं पता कि बफर में क्या पड़ा था, तो उसको देखने के लिए क्या लिखेंगे, लिस्ट लिखेंगे, तो आपको लास्ट बफर में कौन सी क्यूरी चली थी वो मेमोरी के अंदर बताएगा आपको कि ये लास्ट मेमोरी में ये क्यूरी पड़ी है। अब जब भी आप रन चलाओगे तो यही क्यूरी चलेगी, ठीक है। तो याद रखें, लास्ट बफर में क्यूरी मौजूद है, उसको देखने के लिए लिस्ट या फिर एल, एक ही बात है, शॉर्टकट एल है लिस्ट का। देखिए मैं एल का, मैं बताता हूँ उसको। आपने रन लिखा तो वो जो बफर में क्वेरी है उसको रन कर देगा, ऐसा ही है, मैंने बताया। अब स्लैश भी वही करेगा। स्लैश आप जब करोगे ना, लास्ट क्वेरी जो बफर में पड़ी है उसको एग्जीक्यूट कर देगा, स्लैश जो है एग्जीक्यूट हो गया जो। अच्छा, मैंने हेडिंग ऑफ किया हुआ है, दोबारा मैं हेडिंग को ऑन कर दूं, सेट हेडिंग ऑन, ताकि वो देखो हेडिंग नहीं दिखा रहा, यहाँ पे देखो कॉलम का नाम नहीं दिखा रहा। दोबारा मैंने हेडिंग ऑन कर दिया और स्लैश लगाया, तो बफर में जो क्यूरी है वही चलाएगा। चेक करने के लिए वही एल या फिर लिस्ट है, और चलाने के लिए स्लैश, जैसे कि अजीज़ ने कहा हम स्लैश लगाते हैं। मैं बताता हूँ फ़र्क क्या है दोनों में। देखिए अब आगे दोबारा से बफर में जो लास्ट क्वेरी पड़ी थी ये उसी को उसने चलाया। अच्छा, सेट हेडिंग ऑन और ऑफ ये बफर में नहीं जाता, क्योंकि ये क्वेरी नहीं है बल्कि एक इंस्ट्रक्शन है। जस्ट सिंपल सी इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं, एसक्यूएल के प्रॉम्प्ट को दे रहे हैं। कोई क्योंकि ये आप जो सेट हेडिंग ऑन या ऑफ कर रहे हैं ये इस प्रोग्राम के ऊपर कर रहे हैं, ये मेमोरी बफर के अंदर नहीं कर रहे कि डेटाबेस लेवल पे जाके काम करे। तो इसलिए बफर में सिर्फ क्वेरीज स्टोर होती हैं, ये इस तरह की सेट हेडिंग, सेट टाइमिंग, इस तरह की चीज़ें नहीं करता। जैसे मैं कहता हूँ सेट टाइमिंग ऑन, अगर सेट टाइमिंग ऑन करूँगा तो वो बताएगा कि जो आपने क्वेरी एग्जीक्यूट की वो कितने देर में एग्जीक्यूट हुई, जो रिजल्ट उसने डिस्प्ले कराया आपको। बल्कि उसको दोबारा उसी से उठाता हूँ, बफर से उठाता हूँ, ठीक है। ये आ गया यूज़र स्कॉट, कह रहा elapsed, इसने कितना टाइम लिया, टाइम लिया ही नहीं, फ़ौरन दे दिया, ठीक है। जब भी आपको टाइमिंग किसी चीज़ की ट्रेस करनी हो तो सेट टाइमिंग ऑन और सेट टाइमिंग ऑफ करते हैं आप एसक्यूएल प्लस के ऊपर। ये क्लियर है। मैं इसको दोबारा ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अगर लेट सपोज आपने क्वेरी एक वो बड़ा टाइम ले रही है, लेट सपोज एक किसी ने बोला क्वेरी 10 मिनट ले रही है, आपने उसके ऊपर काम किया, उसको ट्यून किया, अब आप उसको चेक करना है कितना टाइम ले रही है, आप फ़ौरन उसके ऊपर 10-15 मिनट बैठे तो नहीं रहेंगे ना ताकि वो चाहे कंप्लीट हो। या आप थोड़ी देर के लिए उसको चला के फिर आप स्क्रीन चेंज करते हो, कोई और काम में लग जाते हो, और आप 1 घंटे बाद आप बोलते हो अब मेरा यार ध्यान, मुझे याद आया मैं जाके चेक करूँ। वो जैसे आपने उस स्क्रीन के ऊपर वापस आ गए तो वो क्वेरी कंप्लीट हो चुकी थी। अब वो क्वेरी जो कंप्लीट हो गई है, अब कब हुई थी पता ही नहीं, क्योंकि आप तो 2 घंटे में बिजी थे किसी और काम में। तो फिर वो सेट टाइमिंग ऑन जो किया होगा तो उसकी टाइमिंग नीचे प्रिंट हो जाएगी कि इतने टाइम में चल चुकी थी।
तो इसलिए वो करते हैं, ठीक है। सेट टाइमिंग ऑफ मैंने कर दिया, ज़रूरत अभी इस वक्त नहीं है तो मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। याद रखिए ये की कमांड जो है बफर में नहीं जाती, ये जो है सिर्फ एसक्यूएल के इस टूल के लिए कमांड्स होती हैं ये, ठीक है। ये अगर आप जाके किसी और प्रोग्राम में चलाओगे, जैसे PSQL हो गया, पोस्टग्रेस डेटाबेस का, उसके ऊपर सेट टाइमिंग ऑन ऑफ शायद ना चले, उनके कोई और कमांड्स हों उसकी जगह पे, ठीक है। तो ये ओरेकल के अपने एसक्यूएल प्लस के हैं। अच्छा, तो मैंने कहा लास्ट क्वेरी जो बफर में होगी उसको देखने के लिए लिस्ट था, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्लैश था। स्लैश कर रहा हूँ, चल रही क्वेरी, लेकिन यहाँ पे ये बता नहीं रहा कि क्वेरी कौन सी चली है, इसने जस्ट रिजल्ट दे दिया, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। किसको? ये जो बफर में पड़ी हुई क्वेरी, मैंने एल किया, दोबारा आ गई क्वेरी, तो आपने दोबारा चेक किया कि ये वाली क्वेरी इसने चलाई तभी वो आउटपुट आया। मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे क्वेरी भी दिखाओगे, कौन सी क्वेरी चला के तुमने आउटपुट लाए हो, तो आर करोगे, वही क्वेरी एग्जीक्यूट होगी बफर में, लेकिन क्वेरी लिखी भी आएगी। ये देखें आर में फर्क ये है, स्लैश में ये नहीं दिखाएगा, स्लैश में वो क्वेरी एग्जीक्यूट करता, बस आउटपुट एग्जीक्यूट कर देगा। इसमें क्या है, एग्जीक्यूट की हुई क्वेरी प्लस उसका आउटपुट दोनों साथ में दे देगा कि ये चला है, ये आउटपुट आया है। रन आर लिखोगे तब भी वही, सॉरी रन और आर दोनों एक ही बात है, वो शॉर्टकट है, ये फुल फॉर्म है। क्वेरी शो करेगा, देखो आप चलाओगे तो एग्जीक्यूट तो डेफिनेटली होगा, ठीक है, लेकिन ये जो यहाँ पे कर दिखा रहा है, ये डिस्प्ले कर रहा है, जो ये मैंने रन के साथ ना, असल में बैकएंड में एग्जीक्यूट तो कर रहा है, ये डिस्प्ले करा देगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ये दरवाजे पे नॉक हुआ, मैं देख के आता हूँ, मैं ज़रा इसको पॉज कर दूँ यहीं से। तो भाई ये क्लियर हो गया कि रन चलाने से वो जो क्वेरी पड़ी होगी बफर में वो दिखा भी देगा और एग्जीक्यूट भी साथ में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्लैश में ये है कि डिस्प्ले नहीं कराया क्वेरी कौन सी थी, लेकिन एग्जीक्यूट वही बफर में जो है वही करेगा, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है, चलिए जी। अच्छा, अब आते हैं, जैसे डेटाबेस में हम कनेक्ट करते हैं, यूज़र कौन सा मैंने देख लिया, इसके अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सिलेक्ट मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर टाइप, काफ़ी है मेरे ख्याल, इतना मेरे लिए काफ़ी है, बाकी मैं चीज़ें नहीं देखूँ तो ज़रूरत नहीं है उसकी। फ्रॉम DB अंडरस्कोर यूजर्स, 2 कॉलम उठा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर टाइप, 2 चीज़ें उसकी उठा के देख रहा हूँ। DB यूजर्स नहीं, यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स था, सॉरी, रियली एक्सट्रीमली सॉरी, यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी अलाइनमेंट मुझे सेट करनी है, सेट पेजेस। अच्छा, पेजेस में क्या कर रहा हूँ ये समझ लो, पेजेस क्या है। जैसे कि ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट टाइप इसने टाइप किया, 1 2 3 रिजल्ट दिए, उसके बाद फिर दूसरा पेज स्टार्ट किया, मतलब पेज साइज क्या है, 3 है, 3 इज अ पेज साइज, ठीक है। ये पहला पेज है, ऑब्जेक्ट टाइप नेम और ऑब्जेक्ट टाइप इसने प्रिंट किया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट दिया, फिर दोबारा पेज को रिपीट किया। मैं कहता हूँ सेट पेजेस 5000, मतलब पेज में रिजल्ट जो है 5000 रिजल्ट दिखा दो, 5000 लाइनें प्रिंट करो। यहाँ पे 3 जो रिजल्ट दे रहा है ना, 3 ये यहाँ पे मैं कहता हूँ 5000 रिजल्ट देने के बाद दूसरा पेज फिर प्रिंट करो, इस तरह। क्लियर हो रही बात? अच्छा, मैं पेजेस फिलहाल सेट नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ सेट लाइन्स 300, मतलब कि ये जो लाइन है इस तरह, इस लाइन में 300 लाइनें, मतलब कि कैरेक्टर समा जाए, मतलब इस लेंथ में यूं हॉरिजेंटली लेफ्ट टू राइट जो है 300 कैरेक्टर समा जाए। तो इसके एंड में टर्मिनेटर लगाएं चाहे नहीं लगाएं, क्योंकि ये क्यूरी नहीं है, कमांड है एसक्यूएल की, ठीक है, अपनी है टूल की। अब ये दोबारा मैंने चलाया, अच्छा आर करूँगा तो वही क्वेरी चलेगी जो बफर में है, राइट। देखो 300 की इजाज़त दी, 300 के बाद नीचे प्रिंट करेगा। अच्छा, अब इस कॉलम की देखो लेंथ जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक, इतनी लंबी लाइन क्यों, जबकि डेटा तो इतना सही है। मैं इस कॉलम की फॉर्मेट को सेट करूँगा, कॉलम का नाम, ठीक है, COL लिखना पड़ेगा आपको, कॉल मतलब कि इस कॉलम की बात कर रहा हूँ मैं, कोई किसी और ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। कॉलम ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम, उसकी फॉर्मेट क्या करो, उसको फॉर्मेट करो, उसकी अलाइनमेंट सेट करो 30 कैरेक्टर, A फॉर अलाइनमेंट है, ठीक है, अलाइनमेंट 30 कैरेक्टर। अब वही आर चलाऊंगा, वही क्वेरी चलेगी जो बफर में थी। अब देखिए, और पेजेस मुझे सेट नहीं करने पड़े कि खुद ब खुद उसने उठा लिया, वरना अगर ज़्यादा हो तो आप कर सकते थे सेट पेजेस 5000। तो आपके एक, जैसे कि ये रिपीट, ये पेज का टाइटल आ गया, 5000 रिकॉर्ड्स प्रिंट होते, उसके बाद दोबारा ये रिपीट होता, ठीक है। और सेट हेडिंग ऑफ कर देते तो फिर क्या होता, ये हेडिंग होता ही नहीं, ठीक है भैया, बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है कि अलाइनमेंट किस तरह करते हैं कॉलम की, सेट लाइन, सेट पेजेस,
ठीक है, और यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स में शुरू में हम जाते हैं ताकि हमें पता चले जिस यूज़र में हमने लॉगिन किया उसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्ट उसने बनाए हैं। ठीक है, इस यूज़र ने ज़रूर ये ऑब्जेक्ट बनाए होंगे तभी बने हैं ना, ऐसा ही है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैट, ये भी वही काम करेगा, कैटलॉग, लेकिन ये सारे ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएगा, ये व्यू, टेबल और सीक्वेंस, इस तरह के 3-4 ऑब्जेक्ट दिखाता है बस। लेकिन आपका यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट में हर तरह का ऑब्जेक्ट दिखाएगा, चाहे सीक्वेंस हो, सिनोनियम हो, ट्रिगर हो, व्यू हो, टाइप हो, एवरीथिंग जो भी उस यूज़र ने बनाया सब दिखाएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट को प्रेफर करूँगा कैट के ऊपर, लेकिन नहीं आपको सिर्फ टेबल लेवल पे काम करना है तो फिर कैट वाला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये आ गया, देखें इसमें अक्सर आपको टेबलें दिखा रहा है, टेबल्स। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ कि यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स में से सिर्फ टेबल्स मुझे देखने हैं, यही सेम क्यूरी लिखूंगा, यहाँ पे आ गई क्यूरी सेम, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट नेम ऑब्जेक्ट टाइप फ्रॉम यूज़र ऑब्जेक्ट्स। मैंने वेयर फिल्टर सिखाया था कि डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए, लिमिट करने के लिए, जो जो काम की चीज़ें मुझे चाहिए देखने के लिए वेयर लगाऊंगा, वरना वो सारे रिजल्ट लेके आएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूँ वेयर, अब किस कॉलम पे ऑब्जेक्ट, अच्छा वेयर लगता है कॉलम लेवल पे, लगाओगे कॉलम पे, पास करोगे कोई डेटा वैल्यू। ठीक है, अच्छा किस कॉलम पे लगाना है मैंने, ऑब्जेक्ट टाइप पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट नेम पे लगा के मेरे कोई फायदा नहीं है, ऑब्जेक्ट टाइप पे मुझे क्या देखने हैं, वेयर ऑब्जेक्ट टाइप इक्वल टू टेबल। अच्छा टेबल का वर्ड जो है वो टेक्स्ट है तो सिंगल कोट के अंदर मैंने डाल दिया क्योंकि ये डेटा है, ये वर्ड जो है वो डेटा है स्पेसिफिक। देखो ये इसके ये टेबल था यूज़र ऑब्जेक्ट्स का, उसके अंदर ये डेटा पड़ा हुआ है, तो ये डेटा किस फॉर्मेट में सेव हुआ है, वारचार में। ठीक है, वारचार डेटा टाइप है, तो इसमें यहाँ पे सिंगल कोड में मैंने डाल दिया टेबल। ठीक है, वेयर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर टाइप इक्वल टू टेबल। अब सिर्फ टेबल्स दिखा रहा है, मुझे इस तरह सिर्फ इंडेक्सेस देखने हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप इक्वल टू इंडेक्स करूँगा। क्लियर ही बात, तो वेयर फिल्टर थोड़ा फ्लेवर मिल गया। ठीक है, और याद रखें टेक्स्ट हमेशा वारचार टू डेटा सिंगल कोड में ही आएगा। अच्छा आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हमारे, इसको मैं बंद कर देता हूँ। हमने लास्ट क्लास में कमेंट्स पढ़े थे, आज पढ़ेंगे एलियासेस। इसको काफ़ी लोग इलियास भी बोलते हैं, ये इलियास नहीं एलियस होता है। एलियस मतलब मुतबादिल नाम, उर्फ, जैसे यासिर भाई उर्फ पप्पू, पप्पू बुलाते हैं इसको अपने एरिया में, तो ये पप्पू भी हैं और यासिर भी। अगर मैं पप्पू को आवाज़ दूंगा तो ये बोला जी भाई मैं हूँ, क्या बात है, क्या बात करनी है। तो उर्फ जो होता है फलाना उर्फ फलाना, ये नाम सुना होगा ना, किसी को प्यार से कुछ और नाम भी घर में बुलाते हैं, निक नेम वगैरह जिसको बोलते हैं, वो एलियासेस उसके लिए होते हैं। ठीक है, एलियासेस कॉलम के ऊपर भी लग सकते हैं, टेबल के ऊपर भी लग सकते हैं, टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी लग सकते हैं। तो हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। जब एक बार आप एलियास से मुतारिफ हो जाएंगे तो टेबल और कॉलम पे तो आप करते ही रहोगे हर बार, लेकिन जब आप आगे कॉम्प्लेक्स क्यूरीज में पहुंचोगे तो वहाँ पे टेम्पररी ऑब्जेक्ट्स पे भी लगाना आप सीख जाओगे कि यार किस तरह एलियास लगाते हैं। ठीक है, चलें जी शुरुआत करते हैं एलियास से। सिलेक्ट, मैं कहता हूँ कि अच्छा कैटलॉग में मैंने टेबल्स देख लिए, इसके अंदर देखा कि कौन कौन से टेबल है, डीपीटी, ईएमपी है, बोनस है, सेल ग्रेड। अच्छा इन टेबल के अंदर कौन से कॉलम्स है, मुझे ये देखने के लिए एक मिनट यार, मैं ज़रा एग्जिट करता हूँ, दोबारा कनेक्ट करता हूँ। मैंने देख लिया, लिस्ट आ गई मेरे पास। ठीक है, मैं कहता हूँ डिस्क्राइब डीपीटी, डिस्क्राइब कर लिया मैंने टेबल को। ठीक है, हाँ उसको सिलेक्ट चलाने की ज़रूरत नहीं है, उस टेबल को डिस्क्राइब कर दो। जिसके कॉलम के नाम आपको टेबल के पता ना हो, मतलब कौन कौन से उसमें कॉलम हैं, तो डायरेक्ट उस पर क्वेरी चलाने के बजाय उस टेबल को डिस्क्राइब कर दो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलम है जिसके ऊपर मैं वेयर लगा सकूं इजीली। क्लियर है बात? वेयर लगाओ कभी जब कॉलम के नाम पता होंगे। इस तरह का आप चलाते हो, यहाँ पे 5 अरब रिकॉर्ड्स अगर हों तो ये तो हैंग हो जाएगा। तो आप कहते हो नहीं मुझे तो फिल्टर ही लगाना है सबसे पहले। अब आप कह रहे हो यार मुझे तो पता ही नहीं क्या करना है, आप कह रहे हो लिमिट भी लगा सकते हो। ठीक है, लिमिट लगाने के लिए भी उसके बाद भी ज़ाहिर सी बात है आप डेटा पे काम करोगे तो वेयर तो लगाओगे। ठीक है, वेयर नहीं लगाओ तो 5 अरब रिकॉर्ड सामने आ जाएंगे, ये स्क्रीन हैंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो पहले हमेशा डिस्क्राइब करो टेबल के अंदर कौन से कॉलम है ताकि वेयर लगाने में आसानी हो। ये याद रखिए, जब भी जाओ टेबल को डिस्क्राइब करो। अगर पता है ऑलरेडी कि उसमें कौन से कॉलम है तो डिस्क्राइब करने की क्या जरूरत नहीं है फिर तो। अगर नहीं पता डिस्क्राइब करो। मैंने ये देख लिया डीपीटी के अंदर ये कॉलम्स हैं। इसी तरह डिस्क्राइब करूँगा ईएमपी टेबल को, इसके अंदर कौन से कॉलम है मुझे आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी ये इसके अंदर ये कॉलम है। ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ अब मैं ईएमपी पे काम करना चाहता हूँ।
मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी। अच्छा, स्टैटिक का मतलब सारे कॉलम लिया, मतलब ये जितने भी इस टेबल के अंदर ईएमपी के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, ये ईएमपी एनओ ई नेम ये सारे ले आओ। अगर मैं स्टैटिक नहीं लगाता, कॉलम के नाम वन बाय वन लिखता जाऊँ, ठीक है, इस मेरी मर्जी सारे कॉलम के नाम लिखूँ वन बाय वन करके, या उनमें से स्पेसिफिक करके ले आऊँ। मैं दिखाता हूँ दोनों आप लोगों को, वो मेरी मर्जी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्रॉम ईएमपी, अभी तो 14 रिकॉर्ड्स से जल्दी आ गए। मैं कहता हूँ सेट लाइंस 300 वही, ताकि लेंथ इसकी बराबर हो। फिर आर दोबारा प्रेस किया तो ये आ गया। अच्छा, पेजेस कितने आ गए? 2 पेजेस आ गए। एक पेज ये रहा, दूसरा पेज ये आएगा। पेजिंग जो है सेट पेजेस करता हूँ 5000, मतलब 5000 रिकॉर्ड के बाद दूसरा पेज बनेगा। 15 करूँगा तब भी मेरा काम बन जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं 5000 करके जान छुड़ाओ, ठीक है। दोबारा आर चलाऊंगा तो एक पेज में आ गया। 5000 की लिमिट डाल दी इसने एक पेज के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, तो अब आप देखें कि ये टेबल के अंदर आ गया। मैं कहता हूँ कि इस तरह अगर मैं चलाता हूँ तो हैंग हो जाएगा। अगर मुझे थोड़ी बहुत आइडिया हो जाए तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर, जहाँ पे जॉब जिसकी मैनेजर है वो ले आए। ये 3 बंदे मैनेजर हैं। बात क्लियर हो रही है कि ये 3 बंदे मैनेजर हैं। बहुत सिंपल क्वेरी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब आपने बताया कि भाई जो मैनेजर है मुझे वो दिखा दो। इस पे कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपको थोड़ा सिंटेक्स का आइडिया हो, हैंड्स ऑन हो जाए, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेरी है। आगे क्वेरीज कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। चीज़ों पे जब हाथ नहीं डालोगे चीज़ें मुश्किल होने लग जाएंगी, बिखर जाएंगी। अभी से कोशिश करो, समेटना शुरू कर दो। 4 क्लासेस जब चल जाएगी ना, फिर जब क्वेरी लंबी हो जाएगी, फिर आप बोलो यार ये क्या है, अब समझ नहीं आ रही मुझे, क्योंकि आपने शुरू वाले पे हैंड्स ऑन नहीं किया था, आपने आइडिया पकड़ा ही नहीं, तो आपको पता नहीं है। जब हमने कैटलॉग चेक करी जी तो उसने टेबल शो किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था। कहाँ से? कैटलॉग कहाँ? ये डेटा डिक्शनरी के अंदर होता है आपके, जिसको मेटा डेटा, तो है उसने अपनी वर्किंग कर, लेकिन टेबल लेकर आया वो कहाँ से लेकर आया? वो जो टेबल्स लिखे हुए हैं उसके अंदर के नाम, आप जैसे ही टेबल क्रिएट करोगे वो कैट में चला जाता है खुद ब खुद। ओरेकल खुद मेंटेन करता है, वो मेटा डेटा है। उस डीबी के अंदर इस वक्त जितने होंगे जी जी जी, वो सब लाएगा। सब लाएगा। लेकिन मैंने बताया कैट के अंदर व्यूज टेबल सीक्वेंस 3-4 ऑब्जेक्ट दिखाएगा, लेकिन यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देगा। तो ये याद रखें कि यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करें, बजाय कि आप कैट को इस्तेमाल करें। वेयर फिल्टर डालो और टेबल डाल दो तो आपको स्पेसिफिक टेबल दिखा देगा, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने कहा ना कि इसमें कैसे आया, अगर मैं एक और टेबल अभी क्रिएट करूंगा वो ऑटोमेटिकली यूजर ऑब्जेक्ट्स में चला जाएगा, आपको उसमें डालने की जरूरत नहीं है। ये ओरेकल खुद मेंटेन करता है, जैसे मैं भी करता हूँ। वैसे क्रिएट टेबल की कमांड सिखा नहीं रहा, जस्ट दिखा रहा हूँ कि उसमें एंट्री खुद ब खुद गिरती है, बस ये एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो हाँ, ये क्रिएट टेबल कमांड अभी भूल जाओ, क्योंकि मैंने क्रिएट की कमांड कोई चलाई थी, आप पहुंचे ही नहीं यहाँ पे, तो क्रिएट की कमांड आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। फिलहाल अब देखोगे वहाँ कैसे एंट्री जाती है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम रखता हूँ फाइनेंस, रखता हूँ, फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। क्रिएट टेबल फाइनेंस। अच्छा, टेबल जब क्रिएट करते हैं तो उसके बाद उसका ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चाहे एक लाइन पे सब लिखो, चाहे एंटर करके न्यू लाइन पे लिखते जाओ, आपकी मर्जी है। टर्मिनेटर नहीं डालेगा। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी यहाँ पे तीसरी लाइन में मुझे लिखना है, मैंने नहीं लिखा और एंटर कर दूंगा, टर्मिनेटर नहीं डाला, ये क्या करेगा, अभी कमांड को एंड कर देगा, कि मतलब आपने डिसीजन लेना बंद कर देगा, आप नहीं चाहते नहीं उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब कैंसिल जो करना है इसको कंट्रोल सी के बजाय आप एंटर कर दो, बाहर आ जाएगा। उसने बोला आपने कमांड नहीं चलानी चाहिए और बाहर आ गया, ठीक है। जैसी लाइन ब्रेक करोगे तो वो निकल जाएगा बाहर। तो अब दोबारा चलाना है, दोबारा कमांड आपने टाइप करना है, क्रिएट टेबल फाइनेंस, ठीक है। यहीं पे आप कॉम डालो, आपकी मर्जी है। अगर आगे लिखना चाहते हो आपकी मर्जी, न्यू लाइन पे खूबसूरती के लिए, आप ईज के लिए अपने स्क्रिप्टिंग हमेशा न्यू लाइन पे इस तरह होती है ताकि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। एक ही लाइन पे सब कुछ लिखा हो, वेरी कॉम्प्लेक्स टू रीड, ओके। तो इसमें कहता हूँ मैं कॉलम का नाम लिखता हूँ सैलरी ब्रैकेट, और इसका मैं देता हूँ टाइप नंबर देता हूँ, और नंबर का जो है लिमिट देता हूँ 10, और ठीक है। ये जो ब्रैकेट स्टार्ट और एंड हुए हैं ये इस कॉलम के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर अलाउ करवाए मैंने इतने, ठीक है। एक ही कॉलम में इसमें डालता हूँ आप लोगों को सिर्फ एग्जांपल दिखाने के लिए। टेबल का जो ब्रैकेट स्टार्ट किया क्रिएट का, वही एंड किया मैंने, टर्मिनेटर लगाया तो ये भी टर्मिनेट करेगा, वरना यहाँ पे एंटर करूँगा फिर दोबारा एंटर करूँगा क्वेरी नहीं चलेगा, ठीक है। टेबल क्रिएटेड, आपने टेबल बनाया किस यूज़र से लॉगिन करके, स्क्वाड से। अब ये जो टेबल आपने क्रिएट किया ये तो क्रिएट हो गया। अब आप जब चलाओगे वो क्वेरी
कौन सी वाली जो पहले मैंने चलाई थी? अच्छा, इसके अंदर एंट्री खुद ब खुद जनरेट होगी, आपने कुछ नहीं बनाया इसके अंदर। इसमें आप देखें फाइनेंस का टेबल आ गया। अब आप इसको डिस्क्राइब करेंगे तो ये बताएगा इसके अंदर क्या कॉलम है, सेल ब्रैकेट है और नंबर है, उसका नंबर का एन ये रहा और ये उसका 10 लेंथ है कैरेक्टर का, ठीक है। तो ये इसने खुद बनाया, ओरेकल खुद जनरेट करता है। ये इंटरनल समझो कि मेटा डेटा मेंटेनिंग हो रही होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा हम अक्सर पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में रट्टा लगाते हैं मेटा डेटा, क्या है? डेटा अबाउट डेटा। ये है डेटा अबाउट डेटा, जो आपने एक डेटा बनाया उसकी इन्फॉर्मेशन खुद ब खुद सेव हो गई एक और डेटाबेस के अंदर, अपने आप उसने इन्फॉर्मेशन सेव कर ली, मतलब उस डेटा की इन्फॉर्मेशन इधर से इस डेटा में स्टोर्ड है। ये है डेटा अबाउट डेटा। ये डेटा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस नाम का तो आपने बनाया था टेबल, ठीक है। फाइनेंस के अंदर डेटा तो होगा ना, अब फाइनेंस डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है इस नाम का टेबल, इसकी इन्फॉर्मेशन ओरेकल अपने पास सेव करता है। ये मेटा डेटा है, वो जो इन्फॉर्मेशन ये टेबल एग्जिस्ट करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन ओरेकल के पास पड़ा हुआ है, जो ओरेकल के पास पड़ा है ये आपका मेटा डेटा है। फाइनेंस के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो नहीं, वो तो आपका कस्टमाइज्ड डेटा है जो आपने बनाया, लेकिन उस टेबल की इन्फॉर्मेशन, उसकी स्ट्रक्चर की, ये टेबल यहाँ पे है, वो इन्फॉर्मेशन ओरेकल अपने पास रखता है, वो मेटा डेटा है। अक्सर आपने पढ़ा है, रट्टा पढ़ा यूनिवर्सिटी में मेटा डेटा, ये है मेटा डेटा भाईजान। जो वो खुद सेल्फ जनरेटेड डेटा जो उसका हो उसको मेटा डेटा कहते हैं। वो खुद को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए जो मेंटेन करे चीज़ें, वो मेटा डेटा है, ठीक है। अच्छा, ये टेबल आपके यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट में खुद ब खुद चला गया, इसको आप कुछ नहीं करते हो। मेटा डेटा बना भी लिया और उसने रिलेशनल उसकी रिलेशनल भी उसका मेटा डेटा मेंटेन किया आप, मेटा डेटा रिलेशन सेल हो गया। कह सकते हो, कॉल करेंगे तो कॉल होगा ना किसी भी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। तो ये चीज़ें वो खुद कर रहा होता है बैक एंड पे, ठीक है। तो आपका सवाल वैलिड था कि आया कहाँ से, अब आपको पता चला कहाँ से आ रहा होता है कि ओरेकल के इंजन में ये डाला हो गया है, वो इतना इंटेलिजेंट है, वो खुद कर रहा होता है। क्लियर है शायद ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है। हम किस टॉपिक पे थे? LSS पे थे, ठीक है। LSS पे थे हम, और उसके अलावा हमने हाँ वेयर डाला था जॉब के ऊपर, ठीक है। जैसे मैंने स्टेरिक चला के चलाया था, लेट मी ग्रैब दैट क्वेरी अगेन। ये रही थी क्वेरी, अपना मैनेजर जहाँ पे जॉब हो, ये चलाई थी क्वेरी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने, अगर आप जाइएगा मेरे इसमें इस टेक्स्ट में, इसमें लिखा हुआ सिलेक्ट में सिलेक्शन है, दूसरा प्रोजेक्शन है, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्शन का मतलब सिलेक्शन ही है, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं टारगेटेड या स्पेसिफिक डेटा चाहिए, मतलब कि एक टारगेटेड, जैसे कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट चलाया, या मैंने सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम EMP चलाया, ये है प्रोजेक्शन, नहीं सॉरी ये सिलेक्शन है। क्या कहेंगे उसको, सिलेक्शन कहेंगे, प्रोजेक्शन कहेंगे, सिलेक्शन कहेंगे, मतलब सब कुछ आ रहा है। प्रोजेक्टेड डेटा है कि मतलब जिसके ऊपर आपने स्पेसिफिक जिसको उठाना है, तो फिर वेयर कंडीशन या फिर कॉलम डिफाइन करेंगे, वो आपका प्रोजेक्शन कहलाएगा। बात वही है यार, यार भूल जाओ प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं है, सब सिलेक्शन ही है, भूल जाओ। ये सिर्फ कंफ्यूज करने वाले टर्मिनोलॉजीज है, नथिंग एल्स। ये थ्योरी में अच्छी लगती है, ये प्रैक्टिकल में अच्छी नहीं लगती। अब बैठ के उसको थ्योरी पूछो वो अच्छा है, या प्रोफेशनल से क्यूरी लिखवाओ वो अच्छी बात है। वो थ्योरी याद करके क्या करेगा, ठीक है। हमेशा प्रोफेशनल बंदे को थ्योरी नहीं आती, हर किसी को नहीं आती। जो बहुत मंझे हुए लोग होते हैं वो भूल जाते हैं थ्योरी क्या होती है, उसको पता है कर क्या रहा है वो, ठीक है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना, सिलेक्शन प्रोजेक्शन क्या है, ये वही है। स्टार लगाओ, स्टार की जगह पे कॉलम डिफाइन करो, ये डिफरेंस है बस, ठीक है। टर्मिनोलॉजी बस बना दी एक किस्म की। अच्छा जी, मैं आता हूँ अब, मैं यहाँ पे स्टार की जगह पे कॉलम नेम्स लिखता हूँ। सिलेक्ट, मुझे एम्प्लॉय नेम EMPNO एम्प्लॉय नंबर चाहिए, ठीक है। उसके बाद अच्छा मैं यहाँ पे लोअर केस में लिखूँ या अपर केस में क्वेरी लिखूँ, डजंट मैटर। ओरेकल इम्प्लिसिट कन्वर्जन करता है, ठीक है, खुद ब खुद इंटरनली कन्वर्ट करता है आपकी क्वेरी को, आपको ज़रूरत नहीं है समझने की उसको, वो केस सेंसिटिव नहीं होता। लेकिन सिंगल कोड के अंदर जो डेटा इन्फॉर्मेशन है वो केस सेंसिटिव है। जैसे कि मैनेजर मैंने लिखा है, ये अपर केस में ही होना चाहिए क्योंकि डेटा अंदर आपका अपर केस में है, तो डेटा इज अ केस सेंसिटिव, बट ओरेकल सिंटैक्स इज नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है, बाय डिफॉल्ट नहीं होता। ओके, एम्प्लॉय नंबर उठाया मैंने, ये पहला कॉलम, मैंने कहा एम्प्लॉय का नाम उठाओ और जॉब क्या है उसकी ये उठाओ। अच्छा, जहाँ पे मैंने कॉलम नेम लिखना बंद किया तो आगे कॉमा नहीं डालूंगा, कॉमा डालूंगा इसका मतलब और आगे क्वेरी चल रही है मेरी, ठीक है। फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर।
अब इसकी सैलरी देखो नहीं आई क्योंकि मैंने सैलरी उठाई नहीं, उस कॉलम को मैंने यहाँ पे प्रोजेक्शन में डाला ही नहीं है, ठीक है, मैंने वो डाला ही नहीं इसके अंदर कि भाई ये डेटा आ जाए मेरा, जो कॉलम के नेम मैंने लिखे वही उसने उठा के दिखा दिए, ठीक है। अच्छा जी, अब जो है मैं कहता हूँ EMPNO जो है मुझे खूबसूरत नहीं लग रहा, ये कॉलम का नाम मुझे खूबसूरत नहीं लगा, या फिर ई नेम मुझे खूबसूरत नहीं लगा, या जॉब मुझे अच्छा नहीं लगा, इन तीनों में से कोई भी एक कॉलम का नाम मुझे खूबसूरत नहीं लग रहा, तो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ किसी और नाम से, मतलब उसका जो लेबलिंग जो है हुई है, ये हेडिंग जो है उसका हेडिंग चेंज करना चाहता हूँ, इसको लेबल भी कह सकते हैं, हेडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, दोनों में से जो आप कह सकते हो, ये कॉलम नेम कह ले आप, जो भी है व्हाटएवर, जॉब। अच्छा, इन दोनों के आगे मैंने कुछ नहीं लगाया, एम्प्लॉय नंबर और ई नेम के आगे कुछ नहीं लगाया, मैं कहता हूँ जॉब के बाद एज डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन होती है ना बंदे की, ओहदा जो होता है, रैंक होता है, ठीक है, या रैंक लिख दो, आपकी मतलब डेजिग्नेशन जगह पे आप रैंक लिख दो, जॉब इक्वल टू मैनेजर। अब देखो क्या आ गया, जॉब का वर्ड नहीं आया ऊपर, लेबल जो इसका चेंज हो गया। अच्छा, लेबल में मजे की बात TION कट गया। अब ON जो कट गया, इसको बुलाने के क्या, कॉलम कौन सा वाला, डेजिग्नेशन, फॉर्मेट A, अलाइनमेंट कितनी सी करनी, काउंट करो उसको, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 2 मिसिंग है, मैं 15 कर देता हूँ, काफ़ी है, थोड़ा बढ़ा के। अब आप यहाँ पे काउंट करोगे, डैशेस 15 होंगे, यहाँ पे आपका के 11-12 जो वर्ड्स थे जो भी थे वो आगे, लेकिन मैंने इसको अलाइनमेंट 15 कर दिया तो डैशेस 15 ही आएंगे, मैं इसकी अलाइनमेंट 20 करूँगा तो डैशेस 20 खींच लेगा यहाँ तक, ठीक है। तो ये अलाइनमेंट यहाँ पे शो हो रही होती है, इसकी अलाइनमेंट कितनी है इस कॉलम की, ठीक हो गया। आप उसामा, आप देख रहे हो, आप बहुत पीछे बैठे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप गैप, आप भी कुमेल ग्रैप कर पा रहे हो, आप रिलैक्स ऐसे बैठोगे, मतलब कि हम तो पहले से सीखे, हम मंजे में डीवी हैं ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि एज के बाद आप एलियस डिफाइन करते हो, ठीक है, जिस टेबल के सामने लगा, जिस कॉलम के सामने लगा उसको एलियस असाइन कर देगा और लेबल असाइन कर देगा, ठीक है, आर्जी तौर पे। अच्छा, मैं कहता हूँ एम्प्लॉय नेम को भी मैं लगाता हूँ एज ENO, मतलब EMP लिखने क्या होता है, ENO, ठीक है, या E_NO मतलब एम्प्लॉय नंबर आ गया, या EID एम्प्लॉय ID, मेरी मर्जी, मैं जिस एलियस से उसको शो कराना चाहता हूँ। अच्छा, अब कॉमा आएगा, उसकी डिटेल कंप्लीट कर लो, कॉलम का नाम, उसको जो एलियस असाइन किया वो, फिर कॉमा आएगा, फिर उसके बाद दूसरे कॉलम की तरफ जाएंगे हम, जैसे ई नेम एज, अच्छा इसको नहीं देता, मैं चाहता हूँ कि ई नेम ही रहे, फिर इस तरह मेरी मर्जी है, तो फिर तीसरे को भी दूँ ना दूँ मेरी मर्जी है, तो आपके हाथ में, ऐसा नहीं कि एक को दे दूसरे को ज़बरदस्ती देना है, मतलब एक की लाइन में एक को दो, दूसरे को नहीं दो, इट्स योर चॉइस, ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है इसके ऊपर। अच्छा, मैं ई नेम को देता हूँ एज E_ नेम, मिला के नहीं, सिर्फ अंडरस्कोर का एडिशन कर दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ अपर में लिखा, कुछ लोअर में लिखा, डजंट मैटर, वो खुद ओरेकल इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर लेगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा कॉलम लिखना है तो कॉमा डालना पड़ेगा, अगर नहीं लिखना तो छोड़ देना, ठीक है। तीसरा है जॉब एज रैंक, अब जॉब के एज अ रैंक डिस्प्ले कराएगा, डेजिग्नेशन नहीं बल्कि रैंक डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। फ्रॉम EMP वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर, वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर नहीं लिखूंगा तो सारे लेके आएगा, ठीक है। लेट सपोज मैं नहीं लगाता तो ये सारे एम्प्लॉय की डिटेल लेके आएगा, देखिए रैंक भी देखो लेके आया, हर कॉलम को लेके आया, देखो जो मैंने एलियस दिए हैं वही लेके आया, ठीक है। अच्छा, मैं यार चाहता हूँ ये जो ऊपर लेबलिंग आ रही है, ये जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन कर रहा है बैक एंड पे, उसको सारा कैपिटल कर रहा है खुद ब खुद से, मैं चाहता हूँ नहीं यार, पहला वर्ड जो है वो कैपिटल हो, बाकी लोअर केस हो, जिसको कहते हैं इनिट कैप, मतलब इनिट कैप मतलब इनिशियलाइज्ड वर्ड कैपिटल जो हो, इनिशियलाइज्ड वर्ड जो हो वो कैपिटल हो, बाकी सारे लोअर में हो, ठीक है। अच्छा, तो इसको करने के लिए मैं क्या करूँगा, अच्छा याद रखें स्ट्रिंग को सिंगल कोड में डालते हैं, राइट, लेकिन ओरेकल के सिंटेक्स वाले वर्ड्स जो हैं उनको जब आपने लेबलिंग करनी है तो सिंगल कोड नहीं डबल कोड इस्तेमाल होगा, ये याद रखिएगा। ओरेकल की जब मेटाडेटा के साथ आप जब खिलवाड़ करते हैं, सभी दो इसको, तो अब जब डेटा को आप एज स्ट्रिंग यूज़ करना होता है वो सिंगल कोड डालते हैं कि भाई ये स्ट्रिंग है, लेकिन ओरेकल के जो सिंटेक्स वाले वर्ड्स होते हैं
या लेबलिंग वाले, उनको अगर करते हो तो वो सिंगल कोट नहीं होएगा। सिंगल कोट अगर डालोगे तो वो एज अ डेटा कंसिडर करेगा, लेकिन ये डेटा नहीं है। ये जो लेबल्स हैं, ये जो कि एलियस जो आप लगा रहे हो उसके ऊपर, ये डेटा तो नहीं है ना, ये रिजर्व वर्ड्स हो गए आपके जो कि आप पास कर रहे हो एज एलियस पास कर रहे हो। तो इनको हैंडल करने के लिए सिंगल कोड नहीं देगा आएगा। सिंगल कोड जब भी डालोगे वो बोलेगा ये डेटा की बात कर रहा है, ठीक है। सिंगल कोड जब भी डालोगे क्या बोलेगा, ये डेटा की बात कर रहा है। जब डेटा की बात नहीं कर रहा और मुझे लोअर अपर करना है, कैसे करूंगा, तो फिर डबल कोड इस्तेमाल होंगे वहां पर, जब ओरेकल के अपने सिंटेक्स के कीवर्ड्स में अगर जरूरत पड़े तो, ठीक है। और सर ये एलियस हम ये कॉलम पे लगा सकते हैं, टेबल्स टेबल्स रोज में नहीं लगा सकते? रोज पे कैसे लगाओगे, नहीं लग सकता। रोज पे नहीं लग सकता। रोज है डेटा, आप स्ट्रक्चर के बाहर बैरूनी चीज पे लगा सकते हो, ठीक है। एलियस डेटा के ऊपर नहीं लग सकता, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लग सकता है। कोई डेटा लेके आए हो, डेटा का सेट का कोई नाम डिफाइन करते हो तो वहाँ पे एलियस लगेगा। वो आगे चल के जब क्यूरीज हम करेंगे कॉम्प्लेक्स तो उसमें दिखा दूंगा। या इसका चार्जर मुझे दे कोई, ऊपर देखिए, नहीं यहाँ पर है, ये है। अरे चार्जर लगा दे, बस ये रहा, हाँ सही, हाँ ये लगा दे अदिल भाई, ज़रा ये आप शर्फ हासिल करें। ये आपका अब्दुल मजीद? नहीं सर, अब मेरा उस साइड शायद हाँ वो आप ले लीजिए। आपके काम में तो आप नहीं कल तो ज़रूरत थी तो उसको थैंक यू सो मच। मैंने संभाल के रखा था कि ये आपको दूँ। इसको तो यहाँ लगा देना नीचे। ठीक हो गया, थैंक यू। यासर भाई ज़रा इसको धक्का देना यहाँ से, मुझे थैंक यू, हो गया बस, थैंक यू। चलें तो अब आते हैं इनकी जो मैंने कहा लेबल को हैंडल करेंगे कि पहला वर्ड के लेटर जो है वो कैपिटल हो, बाकी लोअर में। तो ठीक है, यहाँ पे आया एज तक। अच्छा, एज जो वर्ड है वो भी सिंटेक्स का पार्ट है। बाकी ये जो है लेबल, इसको किसी कोई भी मैं नाम दे सकता हूँ चेंज करके। अब मैं अपने हिसाब से देना चाहता था इसको E_EID_ID ऐसे देना चाहता मैं, ठीक है, कॉमा ई नेम एज सिंगल कोट E_name, मेरी मर्जी इस तरह लिखूँ। इसके अंदर जो भी लिखो वर्ड आप आपके हाथ में है, ठीक है। कॉमा यहाँ स्पेस देके लगाओ, मिला के लगाओ, डजेंट मैटर, ठीक है। कॉमा एज कॉमा, जॉब एज रैंक, वरना क्या करेगा, सबको कैपिटलाइज कर देगा, राइट। ऐसे ही दो यहाँ पे कैपिटलाइज कर दिया था ना। ई नेम में तो नेम लोअर था, इसने उठा के इसको कैपिटल कर दिया था। रैंक तो बिल्कुल लोअर था, उठा के कैपिटल कर दिया। अब जो है मैंने जो डबल कोड के अंदर जो लिखा है ये समझो फिक्स हो गया, ठीक है। ये एलियस के अंदर ये चीज़ें मैटर करती है। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जब आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की होती है तो फिर आप यही करोगे। डबल कोड के अंदर आपका लेबल लग गया, उसका एलियस लग गया, तो एलियस इस तरह हैंडल होगा। अच्छा, अगर आपको स्पेस भी लगाना है, जैसे मैं लेट सपोज मैं कहूँ EID नेम, अब रैंक में स्पेस कहाँ से लाऊं, ज़रूरत ही नहीं है, कैपिटल में लिख दिया। अब देखिए स्पेसेस भी लगाएगा, ये देखें, वरना स्पेस जब भी आप लगाते हो, ओरेकल क्या कहता है ये अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, लेकिन आप कहते हो नहीं मेरे एलियस के अंदर ही स्पेस आए, तो फिर इस तरह लगता है स्पेस। डबल कोड के अंदर होगा तो वो स्पेस को भी अलाउ करेगा। तो एलियस कॉलम के ऊपर इस तरह लगते हैं, बात क्लियर हुई। लेकिन कोशिश करें कॉलम के ऊपर एलियस में कभी भी स्पेस इस्तेमाल ना करो, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। इस्तेमाल करना वेरी वर्स प्रैक्टिस, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत खून के आंसू रुलाएगा। ये दिखने को अच्छा लगेगा आपको, लेकिन जब उसी डेटा सेट के ऊपर जब आगे काम करोगे, मतलब उसी रिजल्ट के ऊपर अगर आगे और काम मजीद क्यूरी लिखनी है, मतलब जो रिजल्ट आया है उसके ऊपर और क्यूरीज मजीद आगे लिखनी है, तो फिर वहाँ पे आपको ऐसे दिन में तारे दिखा देगा कि आप याद रखोगे। दूसरी बात कि आप ये डबल कोड में पहला कैपिटल लेटर दूसरे लोअर हो, ये भी मत लगाएं। मैं तो कहता हूँ डबल कोड वाला हरकत करो ही नहीं, उसको लिखो, भले उसको ओरेकल को हैंडल करने दो। आगे चल के बहुत ईज होगी, जब आप उसके मजीद डेटा सेट पे काम करोगे तो ईज होगी। तो वो गुड प्रैक्टिस नहीं है। आपकी आंखों की ठंडक तो है 5 मिनट के लिए, लेकिन जब आप उसको आगे मजीद काम, जब उस पर एक नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस हो गया एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें उस डेटा के रिजल्ट के ऊपर काम होना है, और क्यूरी ऑलरेडी उस एप्लीकेशन में एम्बेडेड है, बनी हुई है,
अब रिजल्ट पे काम करना, रिजल्ट के कॉलम के नाम ऐसे हैं जिसमें आपने एलएस ठोक दिए हैं, जिसमें स्पेसिस भी हैं, अपर लोअर है, तो फिर उठाने में डेटा फैच करने में मसले हो सकते हैं एप्लीकेशन साइड के ऊपर। तो कोशिश करें लेट द ओरेकल डेटाबेस हैंडल बाय इटसेल्फ, और वो अपने आप से कॉलम के एलएस मतलब के कन्वर्ट करें, ठीक है। जहाँ ज़रूरत पड़े स्पेस या अंडरस्कोर इस्तेमाल कर दे, वो अच्छा प्रैक्टिस है, सही है। ओके, अब आते हैं टेबल के एलियस की तरफ, ठीक है। अच्छा, इसमें अभी मैं जो है थोड़ा टेबल के एलियस के ऊपर मैं क्या कहते हैं ज्वाइन वगैरह लगाऊंगा, लेकिन ज्वाइन की क्यूरी पे ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ज्वाइन पे आप अभी पहुंचे नहीं हैं। जस्ट ये आप लोगों को समझाने के लिए कि आप आइडेंटिफाई कर सकें। दो टेबल में से अगर कॉलम आएगा तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा ओरेकल का सिंटेक्स, तो उसको हैंडल करने के लिए वो एलियस लगाया जाएगा। तो ज्वाइन में लगाऊंगा तो ज्वाइन को आप इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी चीज़ें आप जो समझने की उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि सिलेक्ट स्कॉट डॉट, सॉरी मैं कहता हूँ EMPNO कॉमा, अभी एलएस नहीं लगाया, ई नेम फ्रॉम स्कॉट डॉट EMP। क्या ये सही है गलत है? बट सही है सर, वो स्कॉट के उसको टेबल ये रेफरेंस दे रहा है बेसिकली कि EMP उठाओ, स्कॉट की टेबल से उठा के लाओ, और स्कॉट के अंदर मतलब इसके अपने स्कीमा का इसने रेफरेंस दिया, तो स्कॉट के अंदर EMP नाम का टेबल है जी, है, तो ये चलेगा अगर सर यहाँ हम अगर किसी और यूजर से कनेक्ट हो जी। तो अच्छा, लेट सपोज आप यूज़र लॉगिन हैं यासिर के साथ, आपका एक यूज़र आपने बनाया यासिर, और उसके साथ लॉगिन करने के बाद आपने ये क्यूरी चलाई, यही वाली सेम स्कॉट डॉट EMP, आपने रेफरेंस बताया कि स्कॉट डॉट EMP के टेबल उठा के लाओगे। यासिर जब सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, सॉरी लेट सपोज यासिर ने लॉगिन किया, ठीक है, मैं आपको बल्कि दिखाई देता हूँ, SQL प्लस यूसुफ, पासवर्ड ही था मेरे ख्याल, यूज़र बना हुआ होगा। हाँ, यूसुफ को राइट्स नहीं है, मैं थोड़ा यार ये जो दूसरे राइट्स मैं दे रहा हूँ इन क्लासेस को, इन कमांड्स को इग्नोर करें कि आपके काम के फिलहाल नहीं, जब पहुँचेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन जस्ट मैं थोड़ा समझाने के लिए कह रहा हूँ। ग्रांट क्रिएट सेशन तो यूसुफ को सेशन बनाने के राइट्स दे दो। मैं आ गया, यूसुफ से लॉगिन हो गया, शो यूज़र करता हूँ मैं, यूज़र इज़ यूसुफ, ठीक है, कहता हूँ वही क्वेरी वो जो ऊपर लिखी है मैंने ये वाली, लेकिन इसके अंदर मैं EMP लिखता हूँ खाली। अच्छा, ये अब जो EMP का टेबल है ये किस यूज़र के अंदर है? स्कॉट के अंदर है। जब आप ये क्वेरी चलाओगे ये हमेशा अपने अंदर ढूंढेगा, ये यूसुफ का यूज़र लॉगिन है ना, वो अपने अंदर ढूंढेगा। ये डेटाबेस की हर यूज़र का उसलूब है, सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर ढूंढता है, अपने अंदर नहीं मिलेगा फिर पब्लिक पे जाता है। किस पे जाता है? पब्लिक पे। ये बात याद रखें, पहले खुद से ढूंढेगा अपने अंदर नहीं मिला, फिर पब्लिक ऑब्जेक्ट्स जो होंगे डेटाबेस के, जो अवामी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसके ऊपर रहेगा। जब इसको ये नहीं मिलेगा ये पब्लिक के ऊपर ट्राई करेगा, तो इसको यहाँ पे तो नहीं मिला, पब्लिक में भी नहीं मिला, क्योंकि जो वो EMP का टेबल है जो उस यूसुफ के स्कॉट के अंदर है वो अवामी टेबल नहीं था, वो उसका अपना प्राइवेट था, ठीक है। तो ये यहाँ पे नहीं जाएगा, कह रहा टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि यूसुफ इस टेबल को अपने अंदर नहीं ढूंढ पाया अपने स्कीमा के अंदर। अगर आप चाहें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे आप देखो क्या आपको कुछ मिला है? इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसने कोई ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, तो इसके अंदर EMP भी नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको क्या करूँगा, अगर मुझे स्कॉट से चाहिए तो रेफरेंस दूंगा इसको स्कॉट डॉट EMP। अब ये क्या करेगा, अपने अंदर नहीं ढूंढेगा, इसको मैंने रेफरेंस दे दिया कि अपने अंदर ढूंढने की जरूरत है ही नहीं, स्कॉट के अंदर जाओ, वहाँ EMP से बात करो, वहाँ मौजूद है आपके लिए। क्या कह रहा है? टेबल और व्यू डज नॉट एक्सेस, हालांकि वहाँ पे मौजूद है, क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल राइट्स नहीं है। ग्रांट, अच्छा ये एग्जिस्ट तो करता है लेकिन डिक्शनरी के ऊपर इसको राइट्स नहीं थे, मतलब उस डिक्शनरी में घुस ही नहीं सकता जहाँ से मालूम कर सके कि ये ऑब्जेक्ट है भी डेटाबेस के अंदर या नहीं है, मतलब इसको ये राइट्स बेचारे को नहीं है कि जाके चेक कर सके कि डिक्शनरी के अंदर ये ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये इतना मजबूर है इस वक्त, ठीक है। ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्कॉट डॉट EMP टू यूसुफ, मैंने ग्रांट दे दिया उसको। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ये कमांड ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब मैं दोबारा चलाता हूँ वही कमांड्स,
पहले यही चलाता हूँ EMP वाला, मैंने ग्रांट हालांकि दे दिया है, लेकिन अभी भी कहाँ ढूंढेगा, अपने अंदर, ठीक है, नहीं मिला। अब मैं कहता हूँ रेफरेंस से जाओ, अब तो ग्रांट दे दिया ना मैंने, अब ये रेफरेंस से जा रहा है स्क्वाड EMP, अब ये देखो, अब इसको मिल गया, डिक्शनरी में उसकी अवेलेबिलिटी हो गई, एक्सेस उसको मिल गया, ठीक हो गया। तो ये रेफरेंस है आपका। तो पहले जो क्वेरी मैंने लिखी थी वो रेफरेंस ही थी, तो वापस आते हैं उसके अपने उसी तरफ। अच्छा, यहाँ से एग्जिट करके दोबारा कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, यहीं लिख दो, यहाँ फुल फॉर्म में लिखो, आपकी मर्जी है, जो आपको इजी लगे, ठीक है। स्कॉट स्लैश टाइगर यहीं लिख दो या एंटर कर दो, पासवर्ड प्रॉम्प्ट कर देगा। हो गया कनेक्टेड। अच्छा, शो यूजर, इसी तरह मैं करता हूँ कनेक्ट यूसुफ, ठीक है, और यूसुफ का पासवर्ड मैं गलत लिखता हूँ जानबूझ के, पासवर्ड उसका पासवर्ड ही था ना, मैं इसको आखिर में 1 डाल दिया, ऐसे ही है। अब मैं कनेक्टेड किससे हूँ अभी इस वक्त, बता रहा है कि आप स्कॉट से कनेक्टेड। अब मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया, जैसे ही ये इनवैलिड यूज़र नेम जैसे ही मैंने डाला ना, ये यूसुफ का, ऐसा ही है, यूसुफ से कनेक्ट तो नहीं हुआ, जो जिस आंख से मैं देख रहा हूँ वो नज़र भी मेरी चली गई, मतलब कि आप उससे भी डिस्कनेक्ट हो चुके हो। क्यों? क्योंकि उससे डिस्कनेक्ट करेगा तो दूसरा कनेक्शन बनाएगा ना, तो इसने क्या किया, पहले डिस्कनेक्ट किया स्क्वाड से, फिर यूसुफ से कनेक्ट करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो वहाँ से डिस्कनेक्ट होने के बाद उधर भी नहीं रहा। अब आप शो यूज़र करोगे, देखेगा भाईजान आप कहीं के ना इधर के ना किसी डेटाबेस में हो, किसी यूज़र में हो ही नहीं। तो आप इस कमांड पे देख लें, ये होता है, ठीक है। तो मैं दोबारा करता हूँ कनेक्ट। अब क्या कनेक्ट करना है मुझे, स्क्वाड दोबारा, क्योंकि यूसुफ में तो जा नहीं पाया गलत पासवर्ड के साथ, स्क्वाड स्लैश टाइगर, ठीक हो गया। याद रखें, गलत पासवर्ड पे वो कहेगा नो लॉन्गर कनेक्टेड टू एनी ऑरेकल यूज़र, ठीक है, कह रहा है ना, यू आर नो लॉन्गर कनेक्टेड टू ऑरेकल, मतलब एसक्यूएल के प्रॉम्प्ट पे हो लेकिन ऑरेकल से कनेक्टेड नहीं हो, ठीक हो गया। अच्छा, दोबारा आप शो यूज़र आ गया। अच्छा, दोबारा आते हैं उसी अपने कमांड की तरफ, सिलेक्ट EMP ENAME फ्रॉम scott.emp। कोई एतराज़ है इसमें, कोई आपको अपने अंदर ही रेफरेंस दे रहा है, ठीक है, रेफरेंस ना भी दे आपकी मर्जी है, ये चल रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं कहता हूँ सिलेक्ट EMP.ename, सही है, EMP.salary फ्रॉम EMP। यहाँ पे स्कॉट नहीं दिया, मेरी मर्जी, दूँ तो मेरी मर्जी, ना भी दूँ तो मेरी मर्जी, क्योंकि वो अपने अंदर ही ढूंढेगा और अपने अंदर ये ऑब्जेक्ट मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया किसका, कि ये ENAME किसके अंदर है, इस टेबल के अंदर है। यहाँ पे जब मैं दे रहा था तो इसकी माँ के अंदर टेबल का रेफरेंस दे रहा था, अब यहाँ पे कॉलम के ऊपर टेबल का रेफरेंस दे रहा हूँ कि ये कॉलम इस टेबल में है, ऐसा ही है। वो जो टेबल था उस स्कीमा में था और ये कॉलम इस टेबल में है, कोई मसला इसमें, ठीक है। तो ये वही क्वेरी है, यहाँ पे आपने रेफरेंस बताया उसको कि ये इस टेबल से उठाओ, ये कॉलम किससे, EMP से, ये भी EMP से उठाओ, और टेबल कौन सा इस्तेमाल करो, EMP इस्तेमाल। इसमें क्या है, वही बात होगी, लिखने के मल्टीपल टाइप। हाँ, ये मल्टीपल टाइप से क्वेरी लिखने की, आप रेफरेंस यूज करो, ये रेफरेंसेस हैं, रेफरेंस यूज करो चाहे ना करो, ये कॉलम रेफरेंस इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कॉलम रेफरेंस है कि कॉलम के ऊपर टेबल रेफरेंस यूज कर रहे हो। अच्छा, और जो आखिर में टेबल के साथ जो लगाया था वो स्कीमा रेफरेंस था टेबल के ऊपर, क्लियर है बात। अच्छा, अब आता हूँ टेबल एलियस की तरफ। अब किसकी तरफ आता हूँ, टेबल एलियस की तरफ। जैसे मैंने यहाँ पे टेबल का नाम लिखा ना, लेट सपोज टेबल का नाम होता एम्प्लॉयज़, जैसे मैं यहाँ करता हूँ, एक एम्प्लॉयज़ का टेबल भी है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर टाइप, इससे दोस्ती कर लो इस क्यूरी से, फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, वेयर ऑब्जेक्ट टाइप इक्वल टू टेबल, मैंने लिखता वरना उससे भी दोस्ती कर लो। अच्छा, इसमें आप कर दो सेट पेजेस 5000, सेट लाइंस 300, आ गया। अच्छा, इसमें तो एम्प्लॉय का टेबल है, टेबल है, देखो इधर सामने आ रहा है टेबल, ठीक है। ये एम्प्लॉय के टेबल से मैं करता हूँ सिलेक्ट, फिलहाल इसको डिस्क्राइब करूँ, हाँ देखते हैं इसमें कौन से। इसमें है EMP है ना, काफ़ी है, वही सेम कॉलम है जो उसमें है, EMP के अंदर है, उसी की तरह कॉलम है इसमें भी, ठीक है, उसी की कॉपी बनी हुई, ठीक है। मैं कहता हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉई डॉट
EMPNO, ठीक है, MPNO, उसमें तो EMP डॉट कर रहे हैं सर, इसमें तो कितना लंबा नाम लिखना पड़ रहा है, एम्प्लॉई डॉट ई नेम, एम्प्लॉई डॉट जॉब फ्रॉम एम्प्लॉई, एम्प्लॉई है मेरे ख्याल से, हाँ एम्प्लॉई, ठीक है। लंबे लंबे नाम करने पर कितना लंबा लिखना पड़ रहा है, देखो ये कितना, वही EMP की जगह ये दूसरा टेबल है, स्ट्रक्चर उसी जैसा ही है, टेबल दूसरा है, तो लंबे लंबे नाम लिखने पड़ रहे हैं कॉलम से पहले रेफरेंस देने के लिए। अच्छा मैं कहता हूँ यार ये क्या है, यार ये क्या है, लंबी कहानी नहीं है, तो मैं कहता हूँ सिलेक्ट ई डॉट ई नेम, आप करो ई तो है ही नहीं, ऐसा ही है, ई डॉट EMPNO, ई डॉट जॉब फ्रॉम, वही एम्प्लॉय है ना, अच्छा वो इसका यहाँ डिफाइन कर दिया। यहाँ पे उसको, उसके बाद उसका एलएस आएगा, बात क्लियर है। अच्छा मजे की बात, कॉलम नेम में एज यूज कर सकते हो वर्ड, टेबल के साथ एज का वर्ड नहीं लगता, वही पूछने वाला था। टेबल के साथ एज का वर्ड नहीं लगता। अच्छा कॉलम के नाम में भी एज का वर्ड डालो या नहीं डालो, दोनों में चल जाएगा, लेकिन मैं डालता हूँ, मेरी आदत है, क्यों, पढ़ने में आसान होता है, और कुछ नहीं, अगले बंदे को पढ़ने में आसानी होगी। टेबल के साथ तो चंद टेबल्स ही होती हैं, तो उसके बराबर में ही आ गया, लेकिन वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होती है, कॉलम नेम थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसके आगे एज में लगाने की मुझे आदत है, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है, समझने में आसानी होती है, ठीक है। तो टेबल नेम में तो लगता ही नहीं है, और कॉलम नेम में लगाओ ना लगाओ मर्जी आपकी, लेकिन मैं लगाता हूँ, एज का वर्ड नहीं भी लगा, मैं बगैर एज के लगा के दिखाता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, जनरली लोग नहीं लगाते होंगे, नहीं कोई लगा, दूसरे की क्यों नहीं पढ़नी है। जी जी ऐसे ही। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, रेफरेंसेस दिए, यहाँ पे टेबल के हर कॉलम को टेबल का रेफरेंस दिया कि इस टेबल से ये कॉलम उठाओ, और यहाँ पे टेबल को डाल दिया एलियास दे दिया ई, और वही ई जो है यहाँ पे एज एलियास पास कर रहा हूँ, ताकि पूरा मुझे एम्प्लॉय लिखना ना पड़े, वरना क्या लिखना पड़ रहा था, पूरा एम्प्लॉय। अब जब एलियास डिफाइन कर दिया तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ा, ई डॉट। मज़े की बात, जब भी आप ई डॉट डिफाइन कर दोगे और यहाँ पे एम्प्लॉय लिखोगे फिर नहीं चलेगा, जब एलियास डिफाइन कर दिया कॉलम क्या फिर एलियास ही चलेगा। वो प्रेफरेंस उसको देगा सर। जी, अगर आपने यहाँ पे ई लिखा और वहाँ पे एम्प्लॉय पूरा लिख रहे हो तो ये आपको गड़बड़ी कर देगा, ट्राई कीजिए कभी। अब देखें वही रिजल्ट आ गया, सही है, लेकिन मैंने कॉलम नेम ई नेम पहले उठा लिया तो इसलिए ई नेम पहले दिखा रहा है, एम्प्लॉय नंबर बाद में उठाया तो बाद में उठा लिया उसने, ठीक है। तो ये फ़र्क है कि कॉलम जहाँ पे जो लिखोगे वो बाद में उसी तरह से उसी सीक्वेंस में दिखाएगा, ठीक है। इसमें कोई सवाल? अच्छा आप लोग बोले यार इसकी ज़रूरत क्या है, इस एलियास की ज़रूरत क्या है, टेबल के ऊपर एलियास लगा ही क्यों रहे हैं, ज़रूरत ही क्या है, ये तो फजूल है, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है इससे। मैं कहता हूँ नहीं भाई, आपको लग रहा होगा थोड़ी देर के लिए कि टाइम वेस्ट है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको इतना मज़ा आएगा इस तरह लिखने में, जब इस तरह आपने क्यूरी लिखना सीख लिया, मैं कहता हूँ कि आप बड़े ख़तरनाक एसक्यूएल राइटर हो जाओगे। अब देखें इसका फ़ायदा क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज मैं एलियास यूज़ नहीं करता, लेट सपोज मैं एलियास यूज़ नहीं करता, मैं कहता हूँ सिलेक्ट DEPT, सिलेक्ट DEPT NO फ्रॉम DEPT, एक टेबल DEPT का इसमें डिपार्टमेंट नंबर है, DEPT NO की स्पेलिंग सही नहीं है, DEPT NO स्पेलिंग सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों कैसे पता, इनवैलिड आइडेंटिफायर, मतलब इसको मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया क्या वर्ड है, देखो कितना सियाना है, DEPT NO, अब स्पेलिंग सही है, फ्रॉम DEPT। अच्छा DEPT NO कॉलम डिपार्टमेंट में है, DEPT टेबल में है DEPT NO का कॉलम। इसी तरह सिलेक्ट DEPT NO जो है फ्रॉम EMP, इसमें भी है, ऐसे ही है, दोनों टेबल में एक नाम का कॉलम है, ये कॉमन कॉलम है, ठीक है। अब मैं क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट, तो यहाँ पे जब मैंने देखा दोनों टेबल के अंदर सेम कॉमन कॉलम है, DEPT NO उसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। मैं कहता हूँ सिलेक्ट EMP NO, ठीक है, ई नेम DEPT NO फ्रॉम EMP कॉमा DEPT, दो टेबल में से डेटा लेके आओ, दो टेबल्स में से, बल्कि नहीं मैं एक दो और करता हूँ, डी नेम, अब करता हूँ DEPT NO फ्रॉम EMP कॉमा DEPT। अच्छा मज़े की बात बताऊँ कि डी नेम का कॉलम जो है ना वो DEPT के अंदर है, वो डिस्क्राइब करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, लेकिन मुझे पता था इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, है
ठीक है। तो मैंने कहा ये 4 कॉलम इन 2 टेबल्स में से लेके आओ, ठीक है, सिंपल सी बात है, वेरी सिंपल। हाँ, अब देखो उसने एरर क्या मारा है, पढ़ो। कॉलम एम्बिगुअसली डिफाइंड, किस कॉलम पे उसने हिट किया, किसी और पे नहीं, सीधा उसी पे हाथ रखा उसने, बोला ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, किसकी बात कर रहे हो आप। कहाँ से लाऊं? एक मोहल्ले में 2 यासिर रहते हैं, कौन सा लाऊं? घर नंबर 10 में भी रहता है, घर नंबर 25 में भी रहता है। अब यासिर कौन सा, 10 नंबर वाला चाहिए, 25 वाला चाहिए, कन्फ्यूज। घर नंबर 25 वाला यासिर जब मैं बोलूँगा तो वो डायरेक्ट वहीं पहुँचेगा। तो इसीलिए वो कॉलम, ये ऐसा कॉलम है दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो ये इस क्यूरी में यहाँ पे फंस जाएगा, यहाँ पे एलियस आके आपको बचाएगा। अब पता चला एलियस कितने काम का है। तो अपना गुड प्रैक्टिस कर दें, एलियस लिखना सीखें। जिसने एलियस लगाना बनाना नहीं सीखा वो एसक्यूएल भूल जाए, घर जाके बैठे। एलियस सबसे पहला रूल है, मैं बता रहा हूँ, टेबल एलियस बहुत इंपॉर्टेंट। कॉलम एलियस को छोड़ दो, कॉलम को जो एलियस लगाता है उसको तो खैर है, उसकी मुझे परवाह नहीं है। टेबल एलियस से दोस्ती कर लो, एसक्यूएल का रूल नंबर 1, टेबल एलियस मोर देन इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग, बेसिक यही है। काफ़ी लोगों को तो एलियस टेबल के लगाने नहीं आते और वो क्यूरी में लगाते भी नहीं है। आप एक सिंपल क्यूरी भी लिखे ना, उसमें जानबूझ के एलियस ठोके। आप जैसे सिलेक्ट की लिख रहे हैं, सिलेक्ट ईने फलाना फ्रॉम ईएमपी, उसमें भी एलियस ठोको, अदर डाल दो, ताकि आपका प्रैक्टिस बनता जाए। तो एलियस से इतनी दोस्ती कर लो, एलियस लिखना इज अ गुड प्रैक्टिस। डेवलपर भी हिल जाएगा यार, ये डीबीओ के एलियस लगा रहा है, ठीक है। तो कोशिश करें कि एलियस इस्तेमाल करें। अब यहाँ पे एलियस आके रोल प्ले करेगा, देखिएगा, सिलेक्ट। अच्छा, दूसरे कॉलम्स पे एलियस लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस पे तो लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि EMPNO ई नेम जो है वो DPT में नहीं है और डी नेम जो है वो EMP के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये डी नेम कहाँ से उठा के लाएगा, यहाँ से, DPT से। लेकिन EMPNO ई नेम दोनों कहाँ से लाएगा, EMP से, क्योंकि उसको वहीं से मिलेंगे। और ये वाहिद कॉलम है, दोनों में मिलने की वजह से वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस पे चाहे आप एलियस लगाएं तो आपका मसला हल हो जाएगा। ये देखें, अब मैं इसको बताओ, ई डॉट करें या डी डॉट करें, आपकी मर्जी है। DPTNO भी हम इसे घर का नंबर बता फ्रॉम EMP ई, देखिए एलियस लगा दिया, क्यों, यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, यहाँ पे मैंने लगा दिया ई, और उसको रेफरेंस भी दिया किससे उठाओ, ई से, कॉमा DEPT डी। DEPT का आरजी नाम क्या रखा मैंने, उर्फ डी, EMP का उर्फ ई, देखो नाम मिलता है, एम्प्लॉय से ई, डी से डी, शॉर्टकट लगा, ठीक है। चाहे आप कुछ और भी लिख दें, आपकी मर्जी है। और यहाँ पे आपने रेफरेंस दे दिया कि फलाने का, अब ये क्वेरी चल जाएगी। हालांकि रिजल्ट ने बहुत बुरा दिया है, छोड़ दो, वो ज्वाइन की वजह से, वो मैं आगे ज्वाइन सिखाऊंगा तो समझ आ जाएगी क्यों। फिलहाल रिजल्ट को छोड़े, आप काम क्वेरी के काम करने का तरीका देखो, ठीक है, रिजल्ट को छोड़ दो फिलहाल। अच्छा, यहाँ पे अब मैं बताऊंगा इसको डी डॉट DEPTNO, ठीक है, वही चीज़ डी, अब डी दिया, अब रेफरेंस किससे लेगा, अब ये कॉलम कहाँ से डेटा उठाएगा, डी से उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी का आपने बता दिया, ठीक है, चल गई, एरर नहीं दिया। अच्छा, तो मैंने एलियस एक ही पे लगाया था, बट गुड प्रैक्टिस इसके सब पे लगाओ, ठीक है। मैं, अच्छा, दोबारा मुझे यही क्वेरी चाहिए जो ऊपर लिखी हुई है, दोबारा वहाँ ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, एल लिखो, आ जाएगी आपके सामने बफर से उठ के, तो यहीं से आप कॉपी पेस्ट मार दो। कॉपी किया, ई डॉट एम्प्लॉय नेम, कॉमा ई डॉट ई नेम, ज़रूरत तो नहीं है एलियस की, लेकिन फिर भी लगा दो, डी डॉट डी नेम, फिर आप लिखो ई डॉट DPT या डी डॉट, जिससे आप उठाना चाहते हैं, ठीक है, सही है। ई से उठाओ डिपार्टमेंट को या डी से उठाओ, आपकी मर्जी, दोनों में है, फ्रॉम एम्प्लॉय ई डिपार्टमेंट का डी, ठीक हो गया। अब ये देखें, ये क्वेरी आपकी होगी एलियस के साथ। इसमें कोई सवाल, क्लियर है, ठीक है। इसमें रिजल्ट जो डेटा का आया बहुत भोंडा आया, बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं ज्वाइन के ऊपर जाऊंगा नहीं, क्योंकि ज्वाइन लगाएंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन ज्वाइन हम सीख ही नहीं रहे। हमारा है टॉपिक एलियस, तो एलियस किस तरह हैंडल होता है आपने देख लिया। अच्छा, इसी तरह मैंने आपको बताया था कि एज के बगैर आप लगाओगे, एज के बगैर EMP नम, इस तरह एज का वर्ड मैंने अभी नहीं लगाया, ठीक है। अब देखना अब ये क्या होगा, तब भी चल जाएगा। तो मैंने कहा था कि आप एज का वर्ड लगाओ नहीं लगाओ, यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता, चल गया, सही है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, ऐसे ही है। अगर मैं सब में इस तरह लगा दूँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो एज का वर्ड थोड़ा हेल्पिंग है, अच्छा लगता है उसके साथ, एलियस के साथ, कॉलम के, लेकिन टेबल के साथ एज नहीं लगता। अच्छा, मैंने थोड़ी देर पहले एक और बात की थी, वो कौन सी थी,
ठीक है, इस तरह चलना तो इसको नहीं चाहिए, लेट्स सी। हाँ ये देखें, यही बात की थी थोड़ी देर पहले मैंने, जब आप एलियस दे देते हो तो फिर ओरिजिनल रेफरेंस काम नहीं करेगा। थोड़ी देर पहले मैंने यही बात की थी कि ईएमपी के सामने अगर आपने ई लगा दिया, एक बार उसको एलियस दे दिया, तो यहाँ पे ओरिजिनल रेफरेंस आपका काम नहीं करेगा, फिर ई डॉट करना ही पड़ेगा। देखिए अब मैं चला रहा हूँ, क्या कह रहा है, ईएमपी डॉट ईएमपी इनवैलिड आइडेंटिफायर, जबकि ये है सही, लेकिन जब एलियस आपने दे दिया, अब एलियस ही कॉलम के नाम के आगे लगेगा और दूसरा कुछ नहीं लगेगा। अब देखना वही चीज़ है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ई डॉट, पूरी क्वेरी वही है, दोबारा मैं ई के साथ लेके आ रहा हूँ। चल याद रखिए, जब एलियस टेबल को दे देंगे, कॉलम के रेफरेंस में भी एलियस इस्तेमाल, चाहे एलियस दो चाहे ना दो, टेबल रेफरेंस दोगे तो फट जाएगा। क्लियर हो रही है बात? ये एलियस का टॉपिक छोटा आपको लगेगा होगा, लेकिन कितनी लंबी डिस्कशन हुई इसके ऊपर, डिटेल में चीज़ें हम समझने की पड़ी हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सेंटर पे आप जाएंगे, 4 महीने में कोर्स 3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। मेरा कोर्स 6, 7, 8 महीने में चला जाता है। वजह यही है कि हम डिटेल में जा रहे हैं। अगर आप डिटेल में नहीं जाएंगे, कल को आपको अच्छी चीज़ें लिखनी या बनानी नहीं आती। इसकी वजह यही होती है कि हम जो फास्ट ट्रैक पे जाने का नुकसान ही यही है कि चीज़ें डिटेल में पता ही नहीं होती, कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही नहीं है। नया सिंटेक्स सामने आ गया, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे। और हर कोई गूगल से पढ़ के सीखने का मास्टर नहीं होता। ये किसी किसी को अल्लाह की देन होती है कि वो नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। वो हर किसी को अल्लाह की देन नहीं होती कि वो चीज़ देख के समझ जाए, कोई कोई समझता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डिस्टिंक्ट का वर्ड अब पढ़ते हैं। आज डिस्टिंक्ट पे चल के रोक लेते हैं क्लास को, ठीक है, क्योंकि आगे एंड और नॉट, फिर ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर में हम चले जाएंगे। तो आज लास्ट जो वर्ड पढ़ेंगे हम डिस्टिंक्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम रोक देंगे। ठीक है, डिस्टिंक्ट को भी डिटेल में आज एक्सप्लोर करेंगे। 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, जो भी है डिटेल में पढ़ेंगे इसको भी। ठीक है, अच्छा लेट सपोज मैं चला सिलेक्ट ई नेम। ठीक है, मैं कहता हूँ DEPT NO फ्रॉम EMP। डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम उठाओ किससे? EMP के टेबल से। कितने रिकॉर्ड्स हैं? 14 है। 14 रिकॉर्ड्स हैं। यहाँ पे 5 बिलियन रिकॉर्ड्स भी तो हो सकते थे, 5 मिलियन रिकॉर्ड्स भी तो हो सकते थे। पॉसिबल है ना, हो सकते हैं। अच्छा मैं कहता हूँ कि यार इसमें टोटल कितने डिपार्टमेंट हैं? टोटल मतलब कि रिपीटेटिव की बात नहीं कर रहा। मेरी कंपनी में डिपार्टमेंट कितने हैं कुल? इसमें तो देखो 20, 30, 30, 20 वही रिपीट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ नहीं, डिपार्टमेंट कितने हैं ओरिजिनली में, असल में ये तो रिपीट हो रहे हैं। ये यहाँ से भी 20 नंबर डिपार्टमेंट है, ये 20 में है, ये भी 20 में है, ये 30 में, ये 30 में। तो भाई 20 और 30 कितने टोटल कितने हुए? 2 डिपार्टमेंट हुए। नंबर 20 और नंबर 30 2 नंबर हुए ना। तो टोटल 2 डिपार्टमेंट है या 3 है, वो पता मुझे करना है कि आप इतनी रिपीटेटिव जो चीज़ें हो रही हैं उनमें से मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ही चाहिए। ठीक है, तो वो मुझे लाने के लिए डिस्टिंक्ट का वर्ड लगाएगा, डिस्टिंक्ट लगाएंगे। ठीक है, उस कॉलम के ऊपर जो मुझे चाहिए। मैं कहता हूँ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट DEPT NO फ्रॉम EMP। DEPT NO टेबल के ऊपर क्या लगा दिया? डिस्टिंक्ट। टोटल 3 है जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। ये 14 जो आ रहा है वो इन तीन ही है, मतलब आपकी कंपनी में 3 डिपार्टमेंट ही है टोटल। 14 नहीं थे, 3 ही थे, जो उसमें 14 लोग काम करते हैं इन 3 डिपार्टमेंट के अंदर। ये बात क्लियर हो गई? 14 लोग काम करते हैं इन 3 डिपार्टमेंट्स के अंदर। क्लियर है डिस्टिंक्ट में से? अच्छा, और कितने टाइप की जॉब्स हैं मेरी कंपनी में? कितनी जॉब्स की टाइप मैंने क्रिएट की हुई हैं? जैसे कि SM1 है, SM2 भी क्रिएट किया हुआ है, तो टाइप्स हो गई जॉब की है। तो इसी तरह मुझे देखना है कि किस टाइप की जॉब क्रिएट की है मैंने। ठीक है, मैं कहता हूँ किस पे लगाऊंगा, किस जॉब पे लगाऊंगा सिलेक्ट, वरना वैसे सिलेक्ट करूँगा 14 ही आएंगे, रिकॉर्ड्स तो 14 ही है ना। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम EMP। 5 टाइप की जॉब्स है मेरी कंपनी में, जिसमें से क्लर्क भी हैं, कुछ सेल्समैन है, प्रेसिडेंट है, मैनेजर है, कुछ एनालिस्ट है। तो 5 टाइप की जॉब मेरी कंपनी में। HR की कोई जॉब नहीं है मेरी कंपनी में। ठीक है, बात समझ आ रही है कि डिस्टिंक्ट जब लगाओगे तो उसमें आपकी रिपीटेटिव डेटा जो है ख़त्म हो जाएगा। वो जो डुप्लीकेट को एक बार दिखाएगा, 50 बार डुप्लीकेट को चाहे क्यों ना हो। ठीक, अच्छा अब आते हैं डिस्टिंक्ट के
मकसद को समझने के लिए कि यार एक एक कॉलम पे डिस्टिंक्ट कभी नहीं लगता, मल्टीपल कॉलम पे भी लग सकता है। बात क्लियर हो रही है? यस देखें, जिसे कहता हूँ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब कॉमा, अच्छा डिस्टिंक्ट जब एक बार लिखा दूसरे कॉलम के ऊपर भी डिस्टिंक्ट वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। जब आपने डिस्टिंक्ट यहां लगाया ना, वो जितने भी वर्ड कॉलम इधर आएंगे सब पे लग जाएंगे। ये बात याद रखें, हर कॉलम के आगे डिस्टिंक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्टिंक्ट वर्ड कॉलम के ऊपर नहीं है, वो सिंटेक्स के ऊपर हावी होता है, पूरे के ऊपर। मतलब इधर लगाया डिस्टिंक्ट, अब जितने भी कॉलम लिखोगे सब पे डिस्टिंक्ट लग गया। ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, वो समझ रहे होते हैं मैंने सिर्फ डिस्टिंक्ट जॉब पे लगाया, आगे जो लिख रहा हूँ उस पर तो नहीं लगना चाहिए, वो सब पे लगाता है। आगे लिखा आपने, वो हर कॉलम जो लिखे सब पे आ जाएगा। दूसरे से बचने के लिए बचने आपको डिस्टिंक्ट की जरूरत है, आप लगाओगे? नहीं लगाओ, जरूरत है तो लगाएंगे ना। अच्छा आप कुछ चाहते हैं कि वो यूज ही ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? जब डिस्टिंक्ट लगा रहे हो उसके सामने सब आएगा तो हो जाएगा ना। तो वो फॉर एग्जांपल अभी हमने जॉब पे लगा दिया डिस्टिंक्ट, अभी आगे हम वो नेम लिख रहे हैं, डीपीटी नंबर लिख रहे हैं, उस पे ना लगे, ऐसा कोई रूल? तो वो लिखो ही नहीं, डिस्टिंक्ट आपको नाम की जरूरत ही जब नहीं है तो आप कॉलम वहाँ पर डिफाइन क्यों कर रहे हो? अच्छा सही, हाँ लगाओगे तो वो उस घेरे में आ जाएगा। सही। ठीक है, मैं कहता हूँ जॉब DEPTNO फ्रॉम, अब इसका रिजल्ट डिफरेंट होगा, इन दोनों में से डिफरेंट होगा। अब देखिएगा कितने आए, टोटल 9, टोटल वैसे रिकॉर्ड कितने हैं 14, ठीक है। इसमें कितने हैं 3 है, और इसमें कितने हैं 5 है। इनको आपस में मिलाओ तब भी ये 9 नहीं बनते, ये लॉजिक कभी मत लगाना, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको दोनों का डेटा जब सामने लाओगे ना तो फिर पता चलेगा। सिलेक्ट टो टू टो कंपैरिजन करो, जब सिलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP, ठीक है, सिलेक्ट DEPTNO फ्रॉम EMP। अब देखिए डिस्टिंक्ट ने किया क्या होगा, क्लर्क है, ठीक है, 20 में आ गया, 1 मैं लिखता जाता हूं, क्लर्क 20 में, क्लर्क 20 में, एंट्री कितनी इसकी आ गई 1। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्लर्क मैं सामने लाऊं तो बेहतर है मेरे ख्याल से, ये छोड़ो ऐसे ही चलते हैं, ऐसे कॉपी करके वहाँ नोटपैड पे लिखना है। हाँ ऐसे सही होगा, कॉपी करके नोटपैड पे लिख दूं, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ ना, सिलेक्ट क्या कहता है जॉब कॉमा DEPTNO फ्रॉम EMP, ये आ गया। अब ये लेके आता हूँ वहाँ पे, यहाँ पे, अच्छा ये कितनी बार हुआ, अभी 1 बार हुआ है, ठीक है। सेल्समैन 1, बल्कि इसके नीचे जो आ गया ये वाला 2 एंट्री हो गई, ठीक है। तो मैं मतलब इसको हटा सकता हूँ, ऐसे ही हटा दूँ इसको, क्योंकि ये डुप्लीकेट हो गया ना, ये उसके साथ जम हो गया, ठीक है। मैनेजर 20 1 ही बार है, सेल्समैन 30 दोबारा ऊपर वाला रिपीट हो रहा है, ऐसे ही है, इसको हटा दूँ, हटा दें, मैनेजर बैठा दें, 20 भी तो रिपीट हुआ। कौन सा वाला नंबर नहीं, मैनेजर देखो, आप देख रहे हैं मैनेजर के साथ इसका नंबर क्या है 20 है, इसका क्या है 30 है, मैच नहीं हुआ। ये पूरे लाइन को मैच करेगा, पूरे उस लाइन को मैच करेगा। अब समझ आ रही है बात? वो सिर्फ जॉब टाइप को, कॉलम को नहीं वो मिल के यूनिकनेस बनाएगा, वो कॉम्बिनेशन बनाएगा उसकी, वो कंबाइन करेगा फिर मैच करेगा, ठीक है। अभी जो मैंने सेल्समैन किए थे उन सबके 30 थे, सेल्समैन 30 मैच हुए हैं। मैनेजर 20 मैनेजर 30 मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, डुप्लीकेट नहीं है। मैनेजर 10 नहीं मिल रहा, मैनेजर है कि 10 तो नंबर उससे मैच नहीं हो रहा ना। अच्छा एनालिस्ट 20 किससे मिल रहा है? नहीं मिल रहा। प्रेसिडेंट 10 नहीं मिल रहा। सेल्समैन 30 रिपीट हो रहा है, हटाओ भाई, ये मिल रहा है वो ऊपर वाले से, सेल्समैन 30 से। क्लर्क 20 कोई है, वो टॉप वाला उससे मिल रहा है, क्लर्क 20 ऐसे ही है, गया। क्लर्क 30 है, नहीं है। एनालिस्ट 20 है, हाँ है, वो रहा एनालिस्ट 20 ही रहा, ठीक है। एनालिस्ट 20, क्लर्क 10 है, क्लर्क 10 नहीं है, पक्की बात है नहीं है। अब काउंट करो कितने रिकॉर्ड्स हैं, यही है 9 होंगे। डिस्टिंग ऐसे काम करता है, मिला के उसका रिजल्ट मिला के तीसरा कॉलम डालोगे तो तीसरा भी उससे मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा आपने कहा ई नेम लगाना है, अब देखना अब रिजल्ट ही कुछ और हो जाएगा, वो 14 के 14 ही लेके आएगा। डिस्टिंग आपका तेल लेने गया,
सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ई नेम, ठीक है, जॉब, डिपार्टमेंट नंबर, ये सब पे लगा दिया। 14 की 14 आ गई। रिपीटेटिव नहीं है, कोई भी नाम रिपीटेटिव नहीं है, जिसकी वजह से 14 की 14 लेके आया, क्योंकि ये तीनों मिल के एक यूनिकनेस बना रहे हैं। ऐसे ही है, तीनों मिल के यूनिकनेस बना रहे हैं। आपको समझ आ रही है कुमेल? कंफर्म है ना? याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कॉलम डालोगे वो सारे मिल के यूनिकनेस बनाते हैं। ये काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, वो समझ रहे हैं पहले पे लग रहा है बाकी पे नहीं लग रहा, नहीं, वो सब मिलेंगे। क्लियर बात हो रही है? ये डिस्ट्रिक्ट का काम इतना ही है, दैट्स इट। डिस्टिंग टेबल पे काम करते हैं, नहीं, ये आपका कॉलम लेवल पे, कॉलम में। ठीक हो गया। हाँ, मेटाडेटा पे लगा सकते हो। मेटाडेटा के अंदर तो टेबल की इन्फॉर्मेशन होती है ना, डिस्टिंक्ट टेबल टाइप, सॉरी टेबल टाइप नहीं, ऑब्जेक्ट टाइप पे लगा सकते हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टाइप, कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप के डेटाबेस के अंदर मौजूद है। मैं अभी आपको लगा दे सकता हूँ। एसक्यूएल प्लस मैं सिस से कनेक्ट करता हूँ, एस डी बी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर टाइप, ये डिक्शनरी पे लगा रहा हूँ अभी मेटाडेटा पे, फ्रॉम डी बी ए अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट। अभी देखो यूज़र नहीं, अब डी बी ए का यूज़ कर रहा हूँ, ये आपने, DB के objects का। हाँ, आपको थोड़ा दिखाने के लिए। टोटल कितने 45 टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं डेटाबेस के अंदर इस वक्त। ये टोटल ऑब्जेक्ट के टाइप पड़े हुए हैं। एडिशन है, इंडेक्स पार्टीशन है, टेबल सब पार्टीशन है, कंज्यूमर ग्रुप है, सीक्वेंस है, टेबल है, शेड्यूल है, क्यू है, रूल, जावा डेटा, प्रोसीजर, ऑपरेटर, लॉग पार्टीशन, तो कितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं। टोटल 45 ऑब्जेक्ट्स टाइप डेटाबेस के अंदर है। हाँ, वैसे आप देखो तो बहुत सारे लाखों में होंगे, हज़ारों में होंगे, लेकिन वही 45 रिपीट हो रहे हैं। ऑब्जेक्ट टाइप यही है। क्लियर हो रहा है बात? तो यहाँ तक खिला सकते हैं, आज का ख़त्म करते हैं। थैंक यू। बाकी फिर नेक्स्ट वीकेंड, अच्छा नेक्स्ट वीकेंड शायद मैं 3 या 4 वीकेंड अवेलेबल नहीं हूँ।